देखो भाई, आज हम लोग इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो देखो, जो अदर सोर्सेज है ना, ये एक रेजिडोरी हेड है। रेजिडोरी हेड का मतलब क्या होता है? मीन्स वो इनकम जो बाकी के 4 हेड में कवर अप नहीं हुई ना, उसको कहाँ डाल देते हैं? अदर सोर्सेज में, ठीक है। तो मीन्स सबसे पहले तो क्या देखना होता है हमें? सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि जो आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बाकी के 4 हेड में कवर अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बाकी के 4 हेड में कवर अप हो रहा है तो फिर तो वहीं जाएगी, और बाकी के 4 हेड में कवर अप नहीं हो रहा है तो कहाँ चला जाएगा? अदर सोर्सेज में। तो 4 हेड कौन से हैं? देखो, 4 हेड, सबसे पहले कौन सा हेड पढ़ते थे हम लोग? सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे भाई सैलरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते थे हाउस प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते थे पीजीबीपी, नेक्स्ट वन पढ़ते थे कैपिटल गेन, लास्ट वन पढ़ते थे अदर सोर्सेस। तो इट मीन्स कोई भी इनकम, देखो वैसे तो जनरली इनकम टैक्स एक्ट इनकम को नहीं छोड़ता है, आपसे टैक्स लेता ही लेता है। बट हाँ, कुछ इनकम को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। वो एग्जेम्प्टेड इनकम्स जो दी हुई है ना, वो सेक्शन 10 में दी हुई है आपको। तो एग्जेम्प्टेड इनकम्स कहाँ दे रखी हैं? सेक्शन 10 में। ये भी पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो मीन्स कोई भी इनकम जो सेक्शन 10 में कवर अप नहीं हो रही है, ठीक है, तो टैक्स तो लगना ही लगना है। कहाँ लगना है? या तो बाकी के 4, या तो 4 हेड में लगेगा, और इन चारों हेड में भी नहीं जा रहा है तो कहाँ चला जाएगा? अदर सोर्सेज में, राइट। तो सेक्शन 56(1) जो है ना, चार्जिंग सेक्शन, वो भी यही कह रहा है आपको। देखो, ठीक है, सेक्शन 56(1) क्या कह रहा है कि भाई कोई भी इनकम अदर सोर्सेज में जाने के लिए 2 कंडीशन है। क्या 2 कंडीशन है? नंबर 1, सच इनकम शुड बी टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मतलब ये इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए आईटी एक्ट में, मीन्स एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नॉट एन एग्जेम्प्टेड इनकम होना चाहिए। तो एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं होना चाहिए। और एग्जेम्प्टेड इनकम की लिस्ट कहाँ दी हुई है? कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, वो सब कहाँ दी हुई है? सेक्शन 10 में, ठीक है। और साथ में क्या कहता है सेकंड पॉइंट में कि सच इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर प्रीवियस 4 हेड्स। मतलब कि जो इनकम है ये बाकी के 4 हेड में भी कवर अप ना हुई हो। तो छोटी सी बात है, 2 कंडीशन बताई। पहली बात, वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए सेक्शन 10 में। दूसरी बात, बाकी के 4 हेड में कवर अप नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ चली जाएगी? अदर सोर्सेज में चली जाएगी। बताओ, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है क्या? कंफर्मेशन देते रहो मुझे, तभी आगे बढ़ूंगा ना मैं। यस सर। चलो, तो भाई 2 कंडीशन बताई हैं। पहली बात, एग्जाम नहीं होना चाहिए सेक्शन 10 में, और दूसरी बात, बाकी के 4 हेड में कवर अप नहीं होना चाहिए। तो कहाँ डाल देंगे? अदर सोर्सेज में। तो हम कह सकते हैं ये अदर सोर्सेज क्या है? ये रेजिडोरी हेड है। जितने भी इनकम बचे हैं वो सब यहाँ डाल दो। चलो जी, तो सेक्शन 56(2) में ना आपको कुछ स्पेसिफिक इनकम्स दे रखी हैं। मीन्स ये इनकम तो अदर सोर्सेज में जाएंगी जाएंगी। कौन सी इनकम्स है जी 56(2) में? ये इनकम तो अदर सोर्सेज में जाएंगी ही जाएंगी। कौन कौन सी इनकम है जी? नंबर 1 देखो, डिविडेंड की इनकम है। नंबर 2, कैजुअल इनकम है। डिविडेंड की इनकम तो समझते हैं आप, शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है। इनको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे अभी हम लोग 1 बाय 1, राइट। तो नंबर 1 तो कौन सी इनकम हुई? डिविडेंड की। नंबर 2, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती हैं? वो इनकम जो कैजुअली अराइज हुई हैं। कैजुअली अराइज हुई हैं मतलब जो अनएक्सपेक्टेड थी, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी और फिर भी हो गई। तो किस तरह की इनकम आएंगी इसमें? लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, रेस है, हॉर्स रेस है ना, कार्ड गेम्स हैं, इस तरह की इनकम आएंगी सब। गैम्बलिंग है, बैटिंग है, ये सब इसी में आएंगे ना। चलो, थर्ड पॉइंट में किस तरह की इनकम आएंगी? इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर अलोंग विद बिल्डिंग और नोट। डन। क्या आपने प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दी है, चाहे साथ में बिल्डिंग के या चाहे बिना बिल्डिंग के? इट मीन्स क्या हुआ इस केस में? देखो, अगर मकान किराए पे दोगे तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दोगे तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में तो लेके नहीं जा सकते आप, तो कहाँ जाएगा?
अब उसमें दो चीज़ें होती हैं, अगर प्लांट एंड मशीनरी आप किराए पे देते ही हो, आपका काम ही यही है, तब तो पीजीबीपी में जाएगा, और बाय चांस दे दिया आपने तो अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग किराए पे दोगे तो हाउस प्रॉपर्टी में, प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दोगे तो अदर सोर्सेज में। अब उस प्लांट एंड मशीनरी के साथ अगर बिल्डिंग भी है, मतलब कंपोजिट लीज की अगर हम बात करें, तो किसकी बात करें? कंपोजिट लीज की। इसका मतलब क्या हुआ कंपोजिट लीज का? इसमें वो ये कहना चाह रहे कंपोजिट लीज में कि भाई प्लांट एंड मशीनरी प्लस बिल्डिंग दोनों चीजें एक साथ किराए पे दे दी आपने, तो कहाँ जाएगा? अब इसमें दो सिचुएशन है, देखो। अगर रेंट सेपरेबल है, अगर रेंट सेपरेबल है मीन्स आप सेपरेट कर सकते हैं रेंट को, बिल्डिंग का अलग कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का अलग कर सकते हैं, तब तो बिल्डिंग का तो कहाँ ले जाना रेंट? हाउस प्रॉपर्टी में, और प्लांट एंड मशीनरी का रेंट कहाँ ले जाना? अदर सोर्सेस में। बट अगर रेंट सेपरेबल नहीं है तो ये पूरा ही रेंट कहाँ चला जाएगा भाई? अदर सोर्सेज में चला जाएगा। ये बताओ क्लियर है क्या बात मेरी अब तक? हाँ जी, कंफर्मेशन दो सब लोग। ऑडियो जारी है ना मेरी? यस सर। ठीक है, ठीक। तो देखो 56(1) में तो क्या था? 56(1) क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, बता सकते हैं कोई? 56(1) में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? चार्जिंग सेक्शन क्या था अदर सोर्सेज का? 56(1) था। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? कि जो बेस होता है, जो ये बताता है कि कोई भी इनकम इस वाले हेड में कब जाएगी। तो जैसे अगर हम लोग बात करें सैलरी की, चार्जिंग सेक्शन बता सकता है कोई मुझे? कोई भी इनकम सैलरी हेड में कब जाएगी, कौन बताएगा? सैलरी के लिए चार्जिंग सेक्शन 15 है। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या है, बता सकता है कोई? 16 नहीं, 15 to 17 तो सैलरी के ही हैं। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन 22 है। पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन 28 है। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन 45(1) है। अदर सोर्सेज का चार्जिंग सेक्शन क्या है? बोलो। 56(1). हाँ, 56(1) है। तो भाई रिपीट करना सर सेक्शन फिर से। सेक्शन मैंने दे दिया नहीं है, स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हैं आपको? एक बार देखो जरा। अच्छा ठीक है। ठीक है ना भाई, स्क्रीन इसलिए तो शेयर की है मैंने। तो चार्जिंग सेक्शन ये दे रखे हैं आपको लोग। तो सेक्शन 15 सैलरी का है, 22 हाउस प्रॉपर्टी का है, 28 पीजीबीपी का है, 45(1) कैपिटल गेन का है, एंड अदर सोर्सेज का 56(1) है। डन। तो चार्जिंग सेक्शन में ये बताते हैं, जैसे सेक्शन 15 बताएगा, क्या बताएगा सेक्शन 15? कि भैया कोई भी इनकम सैलरी में कब जाएगी। सेक्शन 22 बताएगा कि कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कब जाएगी। 28 बताएगा कोई भी इनकम पीजीबीपी में कब आएगी। कोई भी इनकम कैपिटल गेन में कब जाएगी, 45(1) बताएगा, और अदर सोर्सेज में कब जाएगी, 56(1) बताएगा। ठीक है, ये मतलब है जी यहाँ तक। तो मेरे सेक्शन कैसे चले? 15 to 17, 22 to 27 तक हाउस प्रॉपर्टी के हैं, 28 से लेके 44 तक कितने किसके हैं? पीजीबीपी के हैं। 45(1) to 55 तक किसके हैं? कैपिटल गेन के हैं। और 56 ऑनवर्ड्स अदर सोर्सेज के हैं। इस तरह से है ये सेक्शन। चलो, तो 56(1) ने तो सिर्फ दो कंडीशन बताई थी भाई। पहली बात, इनकम एग्जाम नहीं होनी चाहिए सेक्शन 10 में, और दूसरी बात, बाकी के 4 हेड में कवर अप नहीं होनी चाहिए। फिर 56(2) ने क्या बताया हमें? कि भाई ये वाली इनकम तो अदर सोर्सेज में आएंगी ही आएंगी। कौन सी इनकम? नंबर 1 डिविडेंड की इनकम, नंबर 2 कैजुअल इनकम, नंबर 3 इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, राइट। नंबर 4 एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी।
इंक्लूडिंग बोनस। ये क्या होता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी? देखो जो कंपनी होती है ना वो अपने इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करा के चलती है। कंपनी अपने इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करा के चलती है और पैसा किसको मिल रहा है? देखो एम्प्लॉइज को। अब इसमें ना दो बातें हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ, यहां लिख देता हूं लोग, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट हुआ, किस किस के बीच में? कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में। तो जैसे हम लोग सैलरी हेड में भी पढ़ते हैं, ऑफ और फॉर में ना बहुत डिफरेंस है भाई। ऑफ में तो क्या होता है, मास्टर वर्सेस सर्वेंट की रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है ना। एक मिनट रुको। तो ये जो ऑफ है और ये जो फॉर है इसमें बहुत डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो क्या होता है, यहाँ तो मास्टर वर्सेस सर्वेंट की रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है, ठीक है, मास्टर वर्सेस सर्वेंट की रिलेशनशिप होती है। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स अपनी मर्जी का मालिक होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला केस है, तो इस केस में तो जो इंश्योरेंस कंपनी से आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो कहाँ जाएगा? सैलरी हेड में। अगर कॉन्ट्रैक्ट कौन से वाला था? फॉर एम्प्लॉयमेंट वाला था, तो ये कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में। ये बात समझे क्या कुछ? हाँ जी बोलो नैन्सी, क्लियर है बात यहाँ तक? एक मिनट रुक जाओ, इसको जाने दो भाई जरा। सर एक बार ये फॉर वाला बता दो फिर से। अभी बताऊंगा जैन, बस 5 मिनट रुको। चलो जी वापस आते हैं, सुनो। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के थे भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ऑफ में और फॉर में? डिफरेंस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है ना वहाँ तो मास्टर वर्सेस सर्वेंट की रिलेशनशिप होती है, और ऐसे एम्प्लॉय को जो भी कुछ आप कंसिडरेशन देते हो दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट होता है। तो फॉर एम्प्लॉयमेंट वाले केस में जो एम्प्लॉय है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर आपने कौन से वाले एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला अगर केस है तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी से आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो किस हेड में जाएगा? सैलरी हेड में। और अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट वाला केस है तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा अदर सोर्सेज में। ये बताया मैंने बस इसमें आपको, ठीक है जयंत? यस सर। चलो जी फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ इनकम पे आ जाओ। फिफ्थ इनकम कौन सी है? गिफ्ट की बात करेंगे हम लोग यहाँ, राइट। इसी में 2 पॉइंट और इंसर्ट कर लो भाई, 6th और 7th। 6th में लिखो इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन। इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन। और भाई 7th में है फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी
और वो भी कब फॉरफिट कर रहे हैं आप, ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट और आएंगे इसमें। और देखो जिनके पास बुक है वो तो लिख ही लेंगे, और नैन्सी आपके पास अभी बुक नहीं है ना, तो मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिला दूंगा अभी थोड़ी देर में, बाद में है ना, मुझे बता देना, ठीक है। ओके जी, चलो तो 6th और 7th पॉइंट और देख लो। 6 पॉइंट में क्या कहना चाहता है, इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन, ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। और फॉरफिचर ऑफ एडवांस मनी, इसका क्या मतलब है कि आपने एडवांस मनी फॉरफिट कर ली, जैसे बिल्डिंग के केस में, प्रॉपर्टी के केस में आप एडवांस ले लेते हैं, वो फॉरफिट हो गया। तो ये सब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे, सारे पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि खत्म हो गए ये 7 पॉइंट्स, ठीक है। और इसके अलग अदर इनकम्स में और इनकम्स भी आ सकती हैं। भाई ये किसी ने ना अंडरलाइन किया है मेरे बोर्ड पे, इसको हटा दो, मेरे से नहीं हटेगा, ये तुमसे ही हटेगा जिसने किया। ये लाइन किसी ने ड्रॉ की है येलो कलर की, हाँ ठीक है। सुनो जी, तो ये जो अदर इनकम्स हैं, अदर इनकम्स में वो ये कहना चाह रहा है भैया 56 सबसेक्शन 2 की ना 7 इनकम छोड़ के कोई और इनकम भी अदर सोर्सेज में जा सकती है। क्यों? क्योंकि अदर सोर्सेज तो भैया रेजिडोरी है, बचा कुचा कहाँ जाना है, अदर सोर्सेज में जाना है, ठीक है। तो अदर सोर्सेज में कुछ और इनकम भी जा सकती हैं, कौन कौन सी, लाइक नंबर 1 इनकम फ्रॉम सब लेट आउट ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी बाय टेनेंट। सब लेट आउट मतलब क्या हुआ, किराएदार ने मकान फिर से किराए पे दे दिया, नहीं हो सकता, तो उस तरह की बातें करेंगे। नेक्स्ट इनकम और कौन सी है, इंश्योरेंस कमीशन, मीन्स आप LIC के एजेंट हैं, लोगों का बीमा करते हैं, बदले में कमीशन तो मिलता ही होगा, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ठीक है जी। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है डायरेक्टर सिटिंग फीस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स वगैरह। नेक्स्ट है जी रेंट फ्रॉम अ वैकेंट पीस ऑफ लैंड या प्लॉट ऑफ लैंड, तो मतलब खाली ज़मीन का किराया भी अदर सोर्सेज में जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा किराया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मकान का किराया, मतलब बिल्डिंग का किराया, और बिल्डिंग एंड लैंड है तो भी किराया वहीं जाएगा। बट खाली लैंड है तो उसका किराया हम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं डाल सकते, कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज में, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 14th में आ जाओ, एग्रीकल्चर इनकम की बात हो रही है, तो वो भी अदर सोर्सेज में ही जाएगी। 15th में इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन एक्सेस पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ये क्या मतलब है कि देखो हम लोगों के यहाँ एक चैप्टर होता है एडवांस टैक्स, जो हम एडवांस टैक्स पे करते हैं ना वो एस्टिमेशन बेसिस पे करते हैं, अगर आपको याद हो तो एडवांस टैक्स तो हमेशा ही किस बेस पे जाता है, एक्चुअल पे कि एस्टिमेशन पे, एस्टिमेटेड बेस पे जाता है, एस्टिमेशन पे जाता है। तो देखो एस्टिमेटेड इनकम पे जो आप टैक्स दे रहे हो वो तो भैया गलती से कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। एस्टिमेशन तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर एस्टिमेशन कम हुआ था तो एडवांस टैक्स आपने कम दिया होगा, तो फिर साथ में इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर आपने एस्टिमेशन ज़्यादा कर दिया था तो आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा दे दिया होगा, तो फिर ये आपको रिफंड भी मिलता होगा ना। तो यहाँ से तो क्या करते हो आप, आपने अगर कम एस्टिमेशन किया था तो डिफरेंस टैक्स जमा करा दो भाई, टैक्स डिपॉजिट करो। और अगर आपने एस्टिमेशन ज़्यादा कर दिया था तो भैया डिपार्टमेंट से रिफंड ले लो। ऐसा थोड़ी है कि ज़्यादा जमा कर दिया तो कर दिया, भूल जाओ। अब एक बात बताओ, अगर आपने टैक्स पहले कम जमा किया था एस्टिमेशन बेसिस पे, तो बाद में आप टैक्स जमा कर रहे हो, तो खाली टैक्स से काम नहीं चलता, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अंडर सेक्शन बता सकते हो नैन्सी? हाँ जी नैन्सी, बता सकते हो कि अगर टैक्स हमने एडवांस टैक्स कम जमा कराया था तो डिफरेंस टैक्स देंगे तो साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताता हूँ मैं ये चीज़ आपको, बोलो। तो दोबारा रिपीट कर दो, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, का सबको, बाकी सबको क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है भाई? आ रही है सर। चलो सुनो, तो क्या हुआ, हम ना जो एडवांस टैक्स देते हैं नैन्सी, वो एस्टिमेशन बेसिस पे देते हैं,
तो एस्टिमेशन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो मान लो हमने एस्टिमेशन कम किया था तो हमने एडवांस टैक्स कम दिया होगा। अब अगर एडवांस टैक्स कम दिया होगा तो डिफरेंशियल टैक्स तो आप जमा कराओगे ही, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा, राइट। साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। और वो जो ब्याज आप देते हो किस सेक्शन में देते हो मानसी, याद है? 234 234 ए, 234 बी, 234 सी। और कितने % ब्याज देना होता है? 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से। समझ आवाज आ रही है सर पीछे से किसी के। नहीं यार, अच्छा हाँ भाई ऑडियो बंद कर दो सब, आप लोग अपनी, अब ठीक है। सब लोग अपनी ऑडियो बंद कर दो, जिनसे पूछूंगा सिर्फ वही ऑडियो अनम्यूट करना। ठीक है जी, चलो सुनो। तो देखो भाई, टैक्स जो जमा कराओगे आप, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। फिर से हो गया शुरू। ये ऑडियो बंद कर दो नैन्सी, आप अपनी ऑडियो बंद कर दो अभी। चलो जी सुनो। तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा आपको। और ऐसे ही अगर आपने टैक्स ज़्यादा जमा करा दिया तो रिफंड भी मिलेगा। तो जब रिफंड मिलेगा तो आपको उसके साथ भी ब्याज मिलेगा भाई। तो यहाँ जो ब्याज मिलता है ना, मैंने बताया था आपको कि या तो 0.5% पर मंथ के हिसाब से मिलता है, और या फिर 0.75% पर मंथ के हिसाब से मिलता है। 0.75% पर मंथ कब होता है? जब वो रिफंड किसी अथॉरिटी ने ऑर्डर किया हो। तो अथॉरिटी ने ऑर्डर किया था और तब भी रिफंड में लेट हो रहा है, तो ब्याज कितना मिलेगा आपको? 0.75% पर मंथ के हिसाब से। ये सही से लिख दो, लो नजर नहीं आ रहा है ठीक से ना। तो अथॉरिटी ऑर्डर की वजह से है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको? 7.5% पर मंथ। और अदरवाइज आपने खुद रिफंड केस फाइल किया था, उसमें लेट हो रहा है, तो 0.5% पर मंथ के हिसाब से। और डिपार्टमेंट हमसे लेता है तो कितना? 1% पर मंथ। देता है तो कितना? या तो 0.5 या 0.75। ठीक है। तो अब एक बार बताओ, रिफंड के साथ ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है आप एक्सेप्शनल केसेस में? बिल्कुल मिलता है। तो ये जो ब्याज आपको मिलेगा, भाई ऑडियो बंद कर दो सब लोग अपनी। मानसी अपनी ऑडियो म्यूट करो। चलो जी सुनो मेरी बात अब। तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना भाई डिपार्टमेंट से 0.5 या 0.75% पर मंथ के हिसाब से, ये एक तरह से आपके लिए इनकम है। इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस, ये कहना चाह रहा है वो। तो इट मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है ना रिफंड के टाइम पे, उस पे भी टैक्स लगेगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है उस पे भी टैक्स लगेगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ये कह रहा था वो। यहाँ आते हैं वापस, देखो ऊपर ये था, देखो जो हम लोगों ने पढ़ा अभी 15th पॉइंट, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन एक्सेस पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन एक्सेस पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, 16th पॉइंट पे आ जाते हैं, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स। और देखो एक चीज़ याद रखना, अभी ये मीटिंग का जो टाइम है ये ख़त्म हो जाएगा तो रीलॉग इन करना, क्लास वाइंड अप नहीं करेंगे अभी। सेम आईडी सेम पासवर्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चलो 16 पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स का मतलब क्या हुआ? इनकम उस सोर्स की जो आप डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो। इनकम उस सोर्स की जो आप डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो। तो लाइक फॉर एग्जांपल सुनो, ये जो मान लेते हैं ये जो नैन्सी है,
इसने ना भाई शादी में 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। पड़ोसी ने कंप्लेंट कर दी, कहते सर 3 करोड़ की शादी की है इसने। तो इनकम टैक्स वाले पहुंच गए इसके घर। क्या पूछ रहे हैं? वो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बता दो 3 करोड़ रुपए आए कहाँ से थे आपके पास। क्या पूछ रहे हैं आपसे कि 3 करोड़ रुपए आए कहाँ से थे आपके पास। और ये क्या कह रही है? ये कुछ नहीं बता पा रही है, चुपचाप बैठी है बस। राइट? क्यों? इनकम टैक्स इसने कभी दिया नहीं, रिटर्न कभी इसने फाइल की नहीं, चुप बैठी है बिल्कुल। तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो 3 करोड़ आए ही होंगे। तो टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ डाल देगा इस 3 करोड़ को? अदर सोर्सेज में। और उसको नाम क्या देगा? इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स। मीन्स इनकम उस सोर्स की जो ये डिस्क्लोज नहीं कर पा रही है। बट इनकम तो है ना भाई, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। क्लियर है बात मेरी यहाँ तक? एक बार मुझे कंफर्मेशन दो। Yes, sir. Yes. चलो Yes, sir. ठीक है जी। तो इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स का मतलब ये है कि आपने कोई हैवी एक्सपेंस कर दिया, आपने कोई हैवी एक्सपेंस कर दिया या हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया, डिपार्टमेंट को बता नहीं पा रहे हो आप, हैवी एक्सपेंस कर दिया आपने। तो एक्सपेंस तो कर दिया, पैसा तो कहीं से आया ही होगा, उसका सोर्स आप एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे हो, तो डिपार्टमेंट कहाँ डाल देगा उसको? अदर सोर्सेज में डाल देगा बस। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो इससे 16 पॉइंट्स थे। तो देखो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 16 ही पॉइंट्स रहेंगे अदर सोर्सेज में, और भी आ सकते हैं, क्योंकि ये तो रेसिडुअरी हेड है और इंडिया है। देखो इंडिया में कहीं ना कहीं से पैसे कमाने का तरीका लोग ढूंढ ही लेते हैं। तो आपके सोर्सेज तो भैया एक तरह से अनलिमिटेड हैं, बट हमने उसको 5 हेड में डिवाइड कर दिया। अनलिमिटेड हेड तो नहीं बना सकते। तो कहता है जो बची कुछ इनकम है वो सब अदर सोर्सेज में डाल दो, प्रोवाइडेड कि वो सेक्शन 10 में कवर अप ना हो रही है। डन। तो 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं भाई। तो पहले छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, फिर बड़े वाले पॉइंट्स पे आएंगे। वापस आते हैं जी लोग। तो 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये जो डिविडेंड वाली बात है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में लेटर। जो बाद में डिस्कस करेंगे वो मैं लिख रहा हूँ लेटर। ये कैजुअल इनकम भी बाद में डिस्कस कर लेंगे भाई, लेटर। इसकी बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की पहले। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं लोग। और एक काम करो, सुनो, मैं इसको रीलॉगिन ही करो, वरना 1 मिनट बाद ये फिर से बंद हो जाएगी मीटिंग। ठीक है, रीलॉगिन करो, मैं दोबारा से वो कर रहा हूँ, इसको मीटिंग को एंड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, रीलॉगिन करो सब लोग। चलो जी स्टार्ट करते हैं भाई। सुनो, तो 3rd पॉइंट पे आ गए थे हम लोग। 3rd पॉइंट किस चीज़ का था? इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, है ना? ये लो, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और साथ में क्या था ये बात? अलोंग विद बिल्डिंग और नोट। और प्लांट एंड मशीनरी भी था, फर्नीचर भी था। तो इसमें जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया था कि सबसे पहले तो क्या देखो कि अगर सिर्फ ओनली प्लांट एंड मशीनरी है या फिर फर्नीचर है, मतलब साथ में बिल्डिंग नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अदर सोर्सेज में जाएगा। बट अगर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और साथ में बिल्डिंग भी है, अलोंग विद बिल्डिंग है, तो कंपोजिट लीज हो गया ये, है ना? इसको हम बोल देते हैं कंपोजिट लीज। तो अगर कंपोजिट लीज हो गया तो कहाँ जाएगा? अब इसमें फिर से 2 बातें होंगी। क्या 2 बातें होंगी? कि भैया रेंट सेपरेबल है या नहीं है। रेंट सेपरेबल है या नहीं है, रेंट नॉट सेपरेबल। डन।
तो अगर रेंट सेपरेबल है तो कर लो भाई। मींस बिल्डिंग का किराया तो कहाँ दिखा दो, अदर सोर्सेज में। और भाई प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर का किराया कहाँ दिखा दो, नहीं मैंने गड़बड़ कर दी है। बिल्डिंग का किराया तो कहाँ दिखाओ, हाउस प्रॉपर्टी में। और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का किराया कहाँ दिखाओ, अदर सोर्सेज में। और अगर रेंट नॉट सेपरेबल है तो क्या करो, पूरा ही किराया कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज में जाएगा। डन। और अदर सोर्सेज में जब भी जाएगा तो कैलकुलेशन कैसे करनी है इस केस में, तो क्या करना, देखो रेंट ले लेना जितना भी रिसीव हुआ, रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, जितना भी रेंट है वो ले लेना, उसमें से माइनस कर लेना। बस क्या क्या माइनस करोगे, नंबर 1 एक तो डेप्रीशिएशन माइनस कर सकते हो आप इन एसेट्स पे, डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स। नंबर 2 इंश्योरेंस प्रीमियम भी माइनस कर सकते हो, कि अगर आपने इन एसेट्स का इंश्योरेंस करा रखा है, आप हर साल प्रीमियम देते हो तो वो भी माइनस कर सकते हो। नंबर 3 अगर आपने कुछ रिपेयर वगैरह कराई है इन एसेट्स की, रिपेयर रिन्यूअल पे कुछ एक्सपेंस किया है, रिपेयर रिन्यूअल एक्सपेंस, वो भी माइनस कर सकते हो। नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ दीज एसेट्स अगर है तो, मीन्स इन एसेट्स को खरीदने के लिए ना आपने लोन लिया था, उस लोन पे आप ब्याज भी दे रहे हो, तो ये सब माइनस करने के बाद जो बचेगा ना, ये अदर सोर्सेज में जाएगा बस। ठीक है, तो मीन सिंपल सी बात है भैया, जितना किराया ले रहे हो उस किराए में से ये सब खर्चे माइनस कर लो, बस वो ये कहना चाह रहा है। देखो डन। तो क्या किया, सबसे पहले रेंट ले लिया, कितना मिला, और उसमें से ये 1 2 3 एंड 4 ये 4 डिडक्शन दे दिया हमने आपको, जो बचेगा वो अदर सोर्सेज में जाएगा बस। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो। हाँ जी, नो सर। नैन्सी समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। ठीक है, मानसी? यस सर। चलो ठीक है, तो ये हमने पॉइंट नंबर 3 डिस्कस किया भाई। वापस चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 के बाद देखो क्या था। पॉइंट नंबर 3 के बाद था जी पॉइंट नंबर 4। देखो क्या कहना चाहता है, सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, कहते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी कुछ मिलेगा वो भी अदर सोर्सेज में जाएगा। बट कब जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला केस हो कि जब कॉन्ट्रैक्ट 4 वाला हो। ये रहा मैंने बताया था ना अभी, फॉर वाला जब कॉन्ट्रैक्ट 4 एम्प्लॉयमेंट वाला केस हो। तो वो रेंट वाला चीज दिखाना एक बार सर, जो कैलकुलेट मैं करते अभी रेंट। स्क्रीनशॉट दिला दूंगा आपको सारे 1 बाय 1, चिंता ना करो। या पहले दिखाऊं? लो। ठीक है, आपकी मर्जी नहीं, सर। बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, फिर नोट कर लेना। ठीक है जी, तो कॉन्ट्रैक्ट 4 एम्प्लॉयमेंट वाला केस है तो भी ये कहाँ जाएगा, तभी अदर सोर्सेज में जाएगा। ये मैंने लिखा भी था, ये देखो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट 4 एम्प्लॉयमेंट वाला केस है तो अदर सोर्सेज में जाएगा, वरना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वाला हुआ तब तो सैलरी में जाएगा भाई। चलो जी वापस आते हैं। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो गया भाई, तो जो हो गया उसको काट दे रहा हूँ। 3rd भी हो गया, 4th भी हो गया। ये जो 5th है ये तो काफ़ी डिटेल में है, इसको तो बाद में ही पढ़ेंगे जी, लेटर ऑन।
6 पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन अनहेंस्ड कंपनसेशन, ठीक है। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं इसको भी, ये चलो बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा डिटेल में आएगी है ना लेटर ऑन। फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी, इसकी बात कर लेते हैं लोग। पॉइंट नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूँ जी डिटेल में, लो थोड़ा सा है ना। पॉइंट नंबर 7, लो जी पॉइंट नंबर 7 पे आ गया अब हम लोग। किस चीज़ का था ये पॉइंट नंबर 7? ये था एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2014, ये डिस्कस कर रहे हैं भैया हम लोग। चलो जी, तो देखो एडवांस मनी फॉरफिटेड का क्या रोल है यहाँ, वो ये कहना चाह रहा है, मान लो ये दो पार्टी हैं जी, ये मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर वाई हैं। एक्स के पास ना अपना खुद का मकान है, एक इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है, इसने इस मकान को बेचने के लिए ना वाई से एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, आज ये वाई मान लेते हैं, चलो 1 जनवरी 2020 है जी आज मान लो, तो ये वाई आज एक्स के पास गया और क्या कह रहा है, भाई अपना मकान बेच रहे हो क्या, बताओ। कहते हैं भाई बेच देंगे, कितने में, कहते जी 50 लाख रुपए का है। तो भाई क्या कह रहा है कि ले भाई 5 लाख रुपए तो ले ले, बयाना, बयाना मतलब एडवांस, समझते हो ना। 5 लाख रुपए तो ही रखे एडवांस के, और बाकी के 45 लाख में अरेंज कर लूँगा, कहीं से लोन ले लूँगा या जैसे भी करूँगा, तो आप ना मुझे टाइम दे दो, ग्रेस पीरियड दे दो 2 महीने का। भाई ऐसा थोड़ी होता है 50 लाख रुपए घर पे रखे हों, उठाया दे दिए उसको, सब्जी खरीद लाए, सब्जी थोड़ी खरीद रहे हो, इतना हैवी अमाउंट है तो कहीं से तो 45 लाख अरेंज करने पड़ेंगे ना। तो 2 महीने का टाइम ले लिया जी, कि 2 महीने के अंदर अंदर 45 लाख अरेंज कर लूँगा और रजिस्ट्री करवा लूँगा, इसकी रजिस्ट्रेशन करा लूँगा, ठीक है। और ये ना प्रॉपर्टी का रूल होता है कि अगर ये इन 2 महीने के अंदर अंदर 45 लाख अरेंज नहीं कर पाया ना भाई, तो ये जो इसने 5 लाख रुपए दिए थे ना, ये वाले 5 लाख, ये भी क्या हो जाएंगे, फॉरफिट हो जाएंगे। समझ रहे हो बात यहाँ तक? हुआ वही जिस बात का डर था। तो भैया ये 2 महीने के अंदर ना बाकी के 45 लाख अरेंज कर नहीं पाया, तो सिंपल सी बात है, जो 5 लाख रुपए दिए थे वो भी गए, बयाना भी गया। तब इनकम टैक्स वाले ये कह रहे हैं, एक्स के पास पहुंच गए कि देख भाई तू तो उसके 5 लाख रुपए भी लेके खा गया, मकान तो बिका ही नहीं, मकान तो तेरे पास ही है पूरा का पूरा, तब भी तो 5 लाख रुपए की इनकम है कि नहीं है तुम्हारे लिए? बिल्कुल है। कहता है उस पर भी तो टैक्स दो, उसकी बात हो रही है यहाँ। तो मीन सिंपल सी बात है, जितना भी आप अमाउंट फॉरफिट कर रहे हो ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सीधे सीधे अदर सोर्सेज में जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5 लाख रुपए फॉरफिटेड अमाउंट है, अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं। अगर ये फॉरफिट कब हुआ था भाई, बिफोर 1 अप्रैल 2014, तो ये कैपिटल गेन में जाएगा, वहाँ पढ़ेंगे हम लोग, सेक्शन 51 डिस्कस करते हैं हम लोग वहाँ, ठीक है। और अगर ये कब फॉरफिट हुआ, ऑन और आफ्टर 1/4/2014 के बाद, तो सीधे सीधे अदर सोर्सेज में चला जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा ही, ठीक है, अदर सोर्सेज में जाएगा। और यहाँ आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, नो एग्जाम्पशन प्लस नो डिडक्शन, मीन जितने भी पैसे मिले थे पूरे के पूरे अदर सोर्सेज में जोड़ देना, बस उस पर टैक्स लगेगा। तो 5 के 5 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। कब से हुआ ये रूल चेंज हो गया, कब से हुआ, 1 अप्रैल 2014 से,
तो इससे पहले अगर आपने फॉरफिट किया था तो कैपिटल गेन में जाएगा, और इस डेट को या इसके बाद फॉरफिट किया था अमाउंट तो ये अदर सोर्सेज में चला जाएगा, और इसमें से आप कोई भी डिडक्शन, कोई एग्जाम्पशन नहीं ले सकते। मेरी बात बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। जतिन, यस सर। यस सर। नैन्सी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। चलो वापस आते हैं। तो ये था भाई पॉइंट नंबर कौन से वाला था, 7। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो स्क्रीनशॉट तो मैं एक ही बार दिला दूंगा सबको भी। वापस आते हैं ऊपर। लो जी, तो पॉइंट नंबर 7 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जी। ये भी तो इसको भी काट दे रहा हूँ। लो जी, ये भी हो गया। तो अभी तक जो हमने ऊपर वाले 7 पॉइंट में से छोड़ा हुआ है, क्या क्या छोड़ा हुआ है? एक तो डिविडेंड, एक कैजुअल इनकम, एक गिफ्ट, एक इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन। ठीक है, अब अदर इनकम्स में आ जाते हैं। 56(2) को छोड़ के जो बाकी इनकम्स हैं, क्या कहता है देखो। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय अ टेनेंट। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी बाय अ टेनेंट। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। चलो इसको भी बात नहीं करेंगे जी, लिख लो लेटर हम। 9th पॉइंट पे आओ जी, सीधे सीधे इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन आप समझते ही हैं कि जैसे आप LIC के एजेंट हैं, लोगों का बीमा करते हैं, तो भैया बदले में कमीशन तो मिलता ही होगा। दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अच्छा, ये तो बताओ, जो LIC एजेंट है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर है? बोलो, LIC के एजेंट के बीच में और LIC के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ है कि फॉर है? ऑफ होगा क्यों? ना। मास्टर वर्सेस सर्वेंट की रिलेशनशिप है क्या, बताओ जयंत? मास्टर फॉर वर्सेस सर्वेंट की रिलेशनशिप है क्या? सर वो उनके लिए नहीं काम कर रहा वो LIC वालों के लिए, काम करना एक अलग बात उसके होती है मास्टर जयंत। नहीं हुए। बात यह है कि जहां एम्प्लॉयर का फुल कंट्रोल हो, मास्टर वर्सेस सर्वेंट की रिलेशनशिप हो, वहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब जो कंपनी कहेगी वो करना पड़ेगा, जब कहेगी तब करना पड़ेगा, और जैसे जैसे कहेगी वैसे वैसे करना पड़ेगा। क्या ऐसा फुल कंट्रोल है? बोलो सर फिर इसमें क्या होता है इसमें बताना। किसमें? कॉन्ट्रैक्ट फॉर में? फॉर में तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो। LIC वालों हाँ, क्या LIC होता नहीं, सुनो ना, LIC में क्या होता है, जैसे आपने LIC के एजेंट बन गया, तो आपकी मर्जी है भाई, तुम जाओ ना जाओ, तो टारगेट रख देते हैं तुम्हें 5 पॉलिसी देनी है जी इस महीने। तुम इंश्योरेंस करने जाओ, चाहे ना जाओ, चाहे सुबह जाओ, दोपहर जाओ, शाम को जाओ, 2 दिन में जाओ, हमें क्या मतलब है? समझ रहे हो बात? फुल कंट्रोल जी नहीं। सर। अब मान लो मैंने अपनी दुकान पे कोई नौकर रखा, या अपने ऑफिस में एक ऑफिस बॉय रख लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ है कि फॉर है? ऑफ है। उसे जो कहूंगा वो करना पड़ेगा बेचारे को, जैसे कहूंगा वैसे करना हाँ तो पड़ेगा। सर तो ऑफ ही तो था सर ये। नहीं तो ये तो ऑफ ही था, मैंने कब मना किया। बट जो LIC वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर था। हाँ जी LIC। अब तुम्हारे और मेरे बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ है कि फॉर है, बताओ। सर फॉर होगा सर। मैं तुम्हारी नौकरी थोड़ी कर रहा हूँ भाई, कि जब तुम कहोगे तब पढ़ाऊंगा। यस सर। ठीक है, जिस टाइम कहोगे तब पढ़ाऊंगा, और जैसे जैसे कहोगे वैसे वैसे पढ़ाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। तो आपके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर एम्प्लॉयमेंट है। यस सर। ठीक है, ये मतलब था। तो भाई इनकम इंश्योरेंस कमीशन की हम लोग बात कर रहे थे ना। तो भाई LIC एजेंट को जो इंश्योरेंस कमीशन मिलता है वो सैलरी हेड में तो जा नहीं सकता, क्योंकि सैलरी हेड में तो कब जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो।
तो नैन्सी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जाता है सिर्फ सैलरी हेड में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट हुआ तो या तो अदर सोर्सेज या पीजीबीपी, ठीक है ना। चलो, तो इंश्योरेंस कमीशन जितना भी आपको मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है इंश्योरेंस कमीशन, कोई एग्जाम्पशन नहीं है भाई, नो एग्जाम्पशन, एंड नो डिडक्शन। समझ रहे हैं, जितना भी इंश्योरेंस कमीशन आपको मिले पूरा का पूरा अदर सोर्सेज में ऐड कर देना बस, डन। चलो जी फैमिली पेंशन पे आ जाओ, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। फैमिली पेंशन, तो देखो एक चीज तो होती है पेंशन, एक चीज होती है फैमिली पेंशन, दोनों में डिफरेंस है क्या? सोचो क्या डिफरेंस है पेंशन और फैमिली पेंशन में? सर पेंशन तो खुद को मिलती है सर, और फैमिली पेंशन वो होती है ना जो मरने के बाद या फिर बिल्कुल फैमिली ठीक को बात है, फैमिली को यही मिलती बात है, है जी, यही बात है। फैमिली उसकी फैमिली पेंशन को। तो खुद को मिलती है, जीते जी मिलती है, तो भैया पेंशन जो भी मिलती है वो तो सैलरी हेड में ही जाती है, और फैमिली पेंशन तो भैया घर वालों को मिलती है, फैमिली को मिलती है, तो ये तो डेथ के बाद मिलेगी ना, ये तो डेथ पे मिलेगी फैमिली पेंशन, तो ये अदर सोर्सेज में जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर पेंशन लिखा हो तो सैलरी हेड में जाएगा, फैमिली पेंशन लिखा हो तो अदर सोर्सेज में जाएगा। और देखो सैलरी वाली बात तो हम लोग सैलरी वाले हेड में पढ़ेंगे, अगर मैं अदर सोर्सेज की बात करूँ यहाँ आपसे, अदर सोर्सेज की बात करूँ तो जितना भी फैमिली पेंशन रिसीव्ड होगा ना, फैमिली पेंशन जितना भी रिसीव होगा उसमें से आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, कितनी? या तो 1/3 ऑफ सच पेंशन, या फिर 15,000 रुपये, ठीक है, जो भी दोनों में कम हो, विच एवर इज लोअर, वो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो मीन्स क्या करना है, जितना भी मिला था, जितना भी मिला था उसमें से माइनस कर लेना, विच एवर इज लोअर जो आएगा, बैलेंस जो बचेगा ना ये अदर सोर्सेज में जाएगा। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, मान लो नैन्सी, मान लो फैमिली पेंशन मिला है एसएससी को 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले लेता हूँ लो मैं इसका एक, फैमिली पेंशन कितना मिला है, 1 लाख रुपए मिला है मान लो, ठीक है, पूरे साल में फैमिली पेंशन एसएससी को 1 लाख रुपए मिला है। अब एग्जाम्पशन कितनी देनी है, या तो 1/3 ऑफ सच पेंशन, तो 1/3 कितना बनेगा 1 लाख का, 33,333 रुपये, और या फिर 15,000 रुपये, जो भी दोनों में कम है, मीन्स 15,000 कम है ना, तो 15,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एंड द रेस्ट इज टैक्सेबल, तो बैलेंस बचेगा कितना, 85,000, ये जाएगा भाई अदर सोर्सेज में। बताओ क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अच्छा अब एक बार और मुझे बताओ, ये दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, हमें ना मानसी मिलाई 21,000 था टोटल फैमिली पेंशन, तो बता सकते हो अदर सोर्सेज में कितना लिखेंगे? हाँ जी मानसी, 6,000। तो 21,000 का एग्जाम्पशन देनी है ना मुझे, तो 21,000 का पहले तो 1/3 निकालो, कितना आएगा? 7,000 7,000। 15,000 है ना, ये अमाउंट तो फिक्स है ना 15, तो विच एवर इज लोअर, यस। विच एवर इज लोअर 7,000, तो 7,000 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, टैक्सेबल कितना होगा 14,000, ये 14,000 जाएगा जी अदर सोर्सेज में, बस क्लियर है बात?
यस यस चलो ये था जी लो फैमिली पेंशन वाली बात। इसको पूरा सर्किल कर देता हूँ सो दैट कि स्क्रीनशॉट में तुम्हें दिक्कत ना हो समझने में। और ये आज ही की आज नोट करना होता है साथ के साथ ही। तो जैसी क्लास खत्म होगी चाय पानी बाद में पीना, पहले ये नोट करना वरना भूल जाओगे आधी चीज़ें, सही से लिख नहीं पाओगे तो सही से समझ नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये था। चलो डन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी। डायरेक्टर सिटिंग फीस की बात कर रहे हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 11 पे चले गए। पॉइंट नंबर 11 डायरेक्टर सिटिंग फीस की बात कर रहे हैं। ये डायरेक्टर सिटिंग फीस में नीचे ले जाऊं क्या? नहीं, यहाँ ले आता हूँ। चल नीचे ले लेते हैं ना। लो जी, पॉइंट नंबर 11 डायरेक्टर सिटिंग फीस की बात हो रही है। सुनो जी, देखो क्या होता है, जो कंपनी होती है ना भाई, कंपनी में ओनरशिप तो होती है अलग, वर्सेस मैनेजमेंट होता है अलग। ठीक है, ओनरशिप किसके पास होती है? शेयर होल्डर्स के पास। तो कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। और भैया मैनेजमेंट किसके पास होता है कंपनी का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना नैन्सी, ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं भाई होल टाइम डायरेक्टर्स, एक होते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। ये जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं ये तो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। और एक टाइम पे कितनी कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं? ये एक बंदा एक टाइम पे कितनी कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है? 20 ओनली वन, है ना? ओनली वन होता था ना हाँ, सर। सिर्फ एक। होल टाइम डायरेक्टर का तो मतलब यही है ना, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। तो अगर एक कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो दूसरी कंपनी में कब जाएगा भाई? ठीक है, तो ओनली वन कंपनी एट वन टाइम। तो सिर्फ एक ही कंपनी का होगा एक टाइम पे। इट मीन्स बेचारा नौकर आदमी है, सुबह जाता होगा शाम को आता होगा, क्योंकि होल टाइम एम्प्लॉई है। जो कंपनी कहती होगी वो करता होगा। तब एक बार बताओ, क्या इसके ऊपर मीन्स होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर इस कंपनी का फुल कंट्रोल है या नहीं है? है सर है। तो कंपनी का फुल कंट्रोल है इसके ऊपर। तो भैया अगर कंपनी इसको कहेगी कि सर परसों बोर्ड मीटिंग है आ जाना, तो ये मना कर सकता है क्या? नहीं। और इसको तो बल्कि बोलने की भी जरूरत नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है। ये तो रोज आता है, परसों भी आएगा, बताइए क्यों भाई उसको। ठीक है, तो भैया कंपनी का फुल कंट्रोल है। तो इट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से वाला है? ऑफ है कि फोर है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला हो गया ये। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो सैलरी हेड में जाएगा, अदर सोर्सेज में जाएगा? सैलरी। चलो अब उसकी बात कर लेते हैं जी, पार्ट टाइम डायरेक्टर की। ये जो पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है ना भाई, ये एक टाइम पे मैक्सिमम कितनी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है? 20। राइट, मैक्सिमम 20 कंपनीज एट वन टाइम।
एक बार में एक टाइम पे 20 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। कौन सेक्शन बोलता है जरा ये भी बता दो जितिन। ये 20 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, कौन सेक्शन बोलता है? 165। ठीक है, तो अब एक बार बताओ, क्या कंपनी का फुल कंट्रोल होगा इसके ऊपर? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। अगर आप इसे कहोगे कि सर परसों बोर्ड मीटिंग है आ जाना, तो क्या पक्का आएगा? नहीं। कह सकता है ना कि सर परसों तो मुझे रिलायंस कंपनी की बोर्ड मीटिंग में जाना है। वो पैसे ज़्यादा देते हैं, आप कम देते हो। वो आने जाने के लिए टैक्सी भेजते हैं, आप कहते हो डीटीसी की बस से आ जाना। नाइट स्टे करना पड़ा तो वो 5 स्टार होटल में नाइट स्टे भी देते हैं रिलायंस वाले, आप कुछ नहीं देते हो। तो मैं तो वहाँ जाऊँगा, यहाँ क्यों आऊँगा? मना कर सकता है ना वो सीधे सीधे आपको। बोलो। तो आपका फुल कंट्रोल नहीं है, कंपनी का फुल कंट्रोल नहीं है। तो इस डायरेक्टर को जो फीस मिलेगी ना, इसको सैलरी नहीं फीस बोलते हैं हम लोग। कौन सी फीस? सिटिंग फीस। और सिटिंग फीस का मतलब ही क्या होता है? फीस पर बोर्ड मीटिंग। इसको पर बोर्ड मीटिंग के हिसाब से पैसे मिलते हैं भाई, कि एक मीटिंग अटेंड की, पैसे ले लो अपने। फीस पर बोर्ड मीटिंग। तो ये कहाँ जाता है? अदर सोर्सेज में जाता है, ये सैलरी हेड में नहीं जाता। समझे बात? तो मीन्स होल टाइम डायरेक्टर को जो पैसे मिलते हैं वो सैलरी में, और जो पार्ट टाइम डायरेक्टर को फीस मिलती है वो अदर सोर्सेज में। डन। चलो जी वापस आते हैं ऊपर, देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट है जो छोटे वाले आज खत्म कर सकते हैं। चलो जी, ये डायरेक्टर सिटिंग फीस भी हो गया हमारा। तो जो हो गया काट दूं एक बार फिर से। एक तो ये इंश्योरेंस कमीशन हो गया जी, फैमिली पेंशन भी हो गया जी, डायरेक्टर सिटिंग फीस भी हो गया जी। ये इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट जो है ना, ये तो बाद में पढ़ेंगे, तो काफ़ी डिटेल में है भाई, लेटर ऑन। रेंट फ्रॉम वैकेंट पीस ऑफ लैंड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, ये सीधे सीधे अदर सोर्सेज में जाएगा। नो एग्जाम्पशन नो डिडक्शन, नो एग्जाम्पशन नो डिडक्शन। डन जी। और उसके बाद क्या कहा इसने? कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, ये भी बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी डिटेल में है। एग्रीकल्चर लैंड तो एग्जाम। हाँ यही तो डिस्कस करना है। अगर इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जाम्प्ट होता है, और उसमें भी पार्शियल इंटीग्रेशन चलता है, तो वो सब बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। 15th पॉइंट, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन एक्सेस पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी, तो ये भी हो गया। इसमें बताया था ना एडवांस टैक्स एस्टिमेशन बेसिस पे देते हैं आप, तो उसके साथ अगर आपको रिफंड के साथ ब्याज मिला तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। 16th पॉइंट भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये नैन्सी ने शादी में 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो इनकम टैक्स वाले पहुंच गए, कहाँ डाल देंगे? अदर सोर्सेज में। और नो एग्जाम्पशन नो डिडक्शन, इसमें भी नो एग्जाम्पशन नो डिडक्शन। लो जी, छोटे छोटे पॉइंट्स आज हमने सारे डिस्कस कर लिए। तब एक काम करो पहले तो सर भाई ये बता दो इंटरेस्ट पेड वाला। इसमें तो क्या था एक बार कि आपने ना जतिन टैक्स गलती से ज़्यादा जमा करा दिया गवर्नमेंट के पास, तो वो रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? मिलेगा सर, मिलेगा। उसके साथ अगर डिपार्टमेंट आपको ब्याज दे रहा है, तो मान लो मैंने 10,000 रुपये गलती से ज़्यादा जमा कराए थे और मुझे वापस मिले यार 10,100 रुपये, तो 100 रुपये किस चीज़ के मिले? ब्याज के। 10,000 तो मेरे थे, मुझे ही मिले, वो तो इनकम नहीं है। बट जो 100 रुपये ब्याज के मिले वो तो इनकम है कि नहीं है? हाँ, उस पे टैक्स देना पड़ेगा आपको अंडर द हेड अदर सोर्सेज बस। ओके। हाँ जी, कोई और डाउट कंफ्यूजन है तो बताओ किसी का।